गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड बायोलॉजी और इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है मेटाबॉलिज्म और इसके अंदर हमारा आज टॉपिक रहेगा ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो चलिए देखते हैं ये साइकिल जो क्रेब साइकिल है उसकी तरह है या फिर उससे अलग है। जहाँ तक मैं आपको बता दूँ, जो क्रेब साइकिल है या जिसको हम सिट्रेट साइकिल बोलते हैं, सिट्रेट साइकिल और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इनमें 80% सिमिलरिटी होती है। बाकी जहाँ पर अलग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम पूरी साइकिल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम जो सिट्रेट साइकिल है उसके साथ में इसकी कंपैरिजन करके देखेंगे, तो इससे हमको याद रखने में भी आसानी रहेगी इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। हैंस कॉर्नबर्ग एंड नील मेडिसन proposed an alternative pathway or cycle in germinating seeds and some microorganism. It is an anti-anabolic pathway that involves synthesis of carbohydrates like sucrose and also in gluconeogenesis. This cycle is called glyoxylate cycle as one of the stable initial products of this cycle is glyoxylate। क्योंकि इस पूरी साइकिल में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन एक स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट, इसलिए इस साइकिल को बोला जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द साइकिल आर, तो क्या क्या है इस साइकिल के मेन स्टेप्स, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, कंडेंसेशन ऑफ oxalo acetate and acetyl CoA similar to that in citric acid cycle. This products isocitrate molecules। मतलब जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर यहाँ पर ऑक्सियलो एसीटेट और एसिटिल CoA इनके बीच में रिएक्शन होती है ना, तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होती है इसमें भी। सेकंड स्टेप देखें, यहाँ पर देखो क्या बनता है। पहले स्टेप में बन जाता है आइसोसिट्रेट, किससे, ऑक्सियलो एसीटेट और एसिटिल CoA दोनों मिलाकर बनाते हैं आइसोसिट्रेट। अब दूसरे स्टेप में देखें, यहाँ पर आइसोसिट्रेट इज क्लीव्ड बाय द एंजाइम आइसोसिट्रेट लाइज टू प्रोड्यूस सक्सिनेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट। तो यहाँ पर जो आइसोसिट्रेट है उसको एंजाइम रिएक्शन करके कन्वर्ट कर देते हैं सक्सिनेट में और ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है, दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। अब तीसरा पॉइंट, यहाँ पर जो बनने वाला जो सक्सिनेट है उसके बारे में बात करेंगे। दिस सक्सिनेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट इनटू ऑक्सियलो एसीटेट एज इन सिट्रिक एसिड साइकिल वाया फ्यूमेरेट एंड मैलेट फॉर्मेशन वेयर एज glyoxylate condense with acetyl CoA to produce malate with the help of enzyme malate synthesis। तो जैसे वहाँ पर मैलेट बना था सक्सिनेट का यूज करके, मतलब सक्सिनेट है वो ऑक्सियलो एसीटेट में कन्वर्ट होने के बाद में सिट्रिक एसिड साइकिल की तरह मैलेट में कन्वर्ट हो गया था, वैसे ही इसमें भी एंजाइम की हेल्प से मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, क्या कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनेट और ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखो, अब जो मैलेट है वो कैसे कन्वर्ट होगा। मैलेट फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ये इसमें से ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करती है टू ऑक्सियलो एसीटेट विच कैन फर्दर पार्टिसिपेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर ऑक्सीडाइज रिएक्शन होती है, वैसे ही यहाँ पर रिएक्शन होती है इसमें भी। तो अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारा काम तो सिट्रिक एसिड में भी हो रहा था, सिट्रिक एसिड साइकिल में, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। मतलब यहाँ तक दोनों साइकिल क्या है, सेम है, बिल्कुल ऐसे कैसे चल रही है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या अंतर आता है, तो सबसे पहले इसके सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सिग्निफिकेंस हैं इसके। फर्स्ट है, दिस सक्सिनेट में कन्वर्ट इनटू ऑक्सियलो एसीटेट विच फर्दर पार्टिसिपेट्स एज ए परक्यूसर ऑफ ग्लूकोज इन ग्लूकोजेनेसिस by utilizing PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो यहाँ पर देखें, इसके बाद में यहाँ पर ये जो सक्सिनेट बनता है या ऑक्सियलो एसीटेट बनता है, यहाँ पर ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोजेनेसिस रिएक्शन करता है, और जो
कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर अलग रिएक्शन थी, यहाँ पर एक अलग तरीके से रिएक्शन चल पड़ती है। नेक्स्ट है इन vertebrate animals, however, synthesis of glucose from lipids cannot take place due to absence of enzymes to catalyze glycolate cycle, but in plants such enzymes are present in glycosomes, glycooxysomes in lipids rich plants during germination. These enzymes degrade fatty acids stored in seed and produce oxaloacetate that can be utilized for glucogenesis। तो ध्यान दें, यहाँ पर ऐसे प्लांट जिनके अंदर लिपिड्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उनके अंदर ऑटोमेटिक ये रिएक्शन नहीं होती, उनके अंदर जर्मिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब जर्म्स होते हैं, वो उसको जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज जैसे हो सकते हैं। फ्रुक्टोज होता है फलों के अंदर, ग्लूकोज होता है जिनके अंदर स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, और जिनके अंदर लिपिड पाए जाते हैं उनके अंदर पाया जाता है सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पर सुक्रोज या ग्लूकोज जो बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है? जर्मिनेशन की। मतलब जर्म्स होते हैं वो उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोजेनेसिस। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया। अब बात करते हैं इसके सिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस की, या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी वजह से इस पृथ्वी पर जीवन मौजूद है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, इन दोनों को फोटोसिंथेसिस करवाकर, मतलब जो वातावरण में से या सूर्य की वजह से जो रोशनी आ रही है, जो ऊर्जा है, उसकी हेल्प लेकर यहाँ पर उसको कार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री होती है। उस फ्री ऑक्सीजन को बहुत सारे इस पृथ्वी पर उत्पन्न सारे जीव जंतु यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजर, मतलब श्वसन में उसको यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए ये रिएक्शन बंद हो जाती है तो इस पृथ्वी से कुछ ही दिनों में सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, और फ्री ऑक्सीजन खत्म होते ही क्या होगा, जीव जंतु धीरे धीरे मरने लग जाएंगे और धीरे धीरे इस पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एक तरह से जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डालता हूँ इसकी। ये एक छोटी साइकिल थी, साइकिल तो उतनी बड़ी है, लेकिन क्या था, वो जो पहले वाली साइकिल थी उससे बहुत ज़्यादा मैच करती हुई है, इसलिए जल्दी खत्म हो गई। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर इसको सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज फ्रॉम H2O एंड CO। देखो कितनी खतरनाक रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से और पानी से मिलकर यहाँ पर अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो ये अगर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होने लग जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तब यहाँ पर इस पृथ्वी से प्रदूषण लगभग खत्म सा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो एक तरह से मेन पार्ट ऑफ फूड होता है। हमारी बॉडी में हम जो भी फूड इनहेल करते हैं, जो भी खाना अंदर लेते हैं, वो ओवरऑल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और यहाँ पर पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। ठीक है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन आसानी से बना पाते हैं और बड़ी तेजी से बना पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर शुगर की बीमारी होती है, जिसको मधुमेह बोलते हैं। उस बीमारी की वजह से ये जो बनने वाला ग्लूकोज है वो वेस्ट हो जाता है उनके शरीर में से, जिसकी वजह से उनकी बॉडी है उसको ऊर्जा नहीं मिल पाती और वो थका हुआ महसूस करता है हमेशा, और उसकी लाइफ धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। तो इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर फूड मटेरियल देमसेल्व्स
solar energy is the main source of energy for photosynthesis used by green plants to manufacture glucose and other such products. This energy is trapped in the form of ATP and NADPH, which are utilized as energy source for carbohydrate synthesis. The entire process of photosynthesis can be differentiated into two processes, light reaction and dark reactions. तो ये जो रिएक्शन है इनको दो भागों में बांटा गया है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो ये लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है मैं सिंपली बता देता हूँ, फिर इसके बारे में हम एक एक बात करेंगे। लाइट रिएक्शन जो सूर्य की उपस्थिति में जो होने वाली रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन होती है, और सूर्य की अनुपस्थिति में जो रिएक्शन होती है उनको डार्क रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट रिएक्शन की। लाइट रिएक्शंस, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, दी रिएक्शन टेक प्लेस ओनली ड्यूरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब जब सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों के ऊपर गिरेगा तभी ये रिएक्शन होंगी, अन्यथा नहीं होगी। ऑन एक्सपोजर ऑफ टू लाइट, क्लोरोफिल या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल होता है जिसका नाम, एब्जॉर्ब द सोलर लाइट एंड स्टोर्स इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स लाइक ATP and NADPH along with release of release of oxygen, मतलब ऑक्सीजन को ये बाहर निकालते हैं और एनर्जी को इस रूप में ये कन्वर्ट करते हैं। तो दिस रिएक्शन अकर्स इन द सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, तो ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट वेरी इन शेप एंड साइज इन डिफरेंट प्लांट्स बट देयर बेसिक स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट द सेम, मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अलग अलग पेड़ पौधों में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसकी जो मेन स्ट्रक्चर है, मेन वर्किंग कंपोनेंट होते हैं वो सेम ही होते हैं, मतलब छोटे बड़े होते हैं लेकिन एक जैसे ही होते हैं। इट इज सराउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन, ये दो तरह की कोशिका भित्तियों से पैक होते हैं। एक मिनट, हाँ देखिए आगे, ये डबल मेम्ब्रेन से पैक रहते हैं। द इंटरनल स्पेस हैज ए नंबर ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सराउंडेड वेसिकल्स कॉल्ड थाइलाकोइड्स, मतलब थाइलाकोइड्स नाम की बहुत सारी सिंपल और फ्लैट मेम्ब्रेन होती है वो इनसे जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। दी थाइलाकोइड्स आर stacked above each other to form from structure called grana, मतलब जो ग्रेना है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, द मैट्रिक्स और फ्लूइड फिल अराउंड द ग्रेना इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इस ग्रेना के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको स्ट्रोमा नाम दिया गया है यहाँ पर। It contains enzymes required for carbon dioxide fixation, यहाँ पर इनके अंदर एंजाइम भरा होता है जो काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्स करने। ठीक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको वायुमंडल से अंदर तक लेकर आने का काम करता है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलाकोइड्स पजेज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अलोंग विद एंजाइम एसोसिएटेड विद लाइट रिएक्शंस, तो यहाँ पर ये थैलोकोइड्स, ये इनका काम क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है जिसको हम एक तरह से उसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसको एक तरह से ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब उसको लगातार बढ़ाने का काम करता है। तो लगातार ये बढ़ता रहेगा तो ये रिएक्शन भी बढ़ती रहती है। ठीक है, और पेड़ पौधे आपने देखा होगा बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं, इसका कारण यही है कि उनके अंदर जो क्लोरोफिल है उसकी वृद्धि होती रहती है। तो ज़्यादा बड़ी मात्रा में भोजन बनेगा तो पेड़ पौधों को ज़्यादा कार्बन मिलेगा, ज़्यादा कार्बन मिलेगा तो पेड़ पौधों शरीर कार्बन से बना होता है, इसलिए उनका शरीर का विकास बड़ी तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर देखो जो थैलोकोइड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे
आपके घर में बनने वाली जो रोटियां होती हैं, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से जो बंडल बना होता है उस तरीके से ये रखे हुए रहते हैं पत्तों के अंदर। द मेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स इन द थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन आर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोनेट, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, फिक्रोथिन एंड फिकोकायोसिन, फिकोसाइनिन। ये बेसिक एक तरह से पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। बिसाइड्स दीज पिगमेंट्स ज़ैंथोफिल्स एंड फिकोब्लिंग्स आर आल्सो कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट। तो इसके अलावा ये ज़ैंथोफिल्स और फाइकोब्लिंग्स ये दो होते हैं, ये दो पिगमेंट होते हैं, ये भी कैपेबल होते हैं लाइट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो अब देखिए आगे। दीज लाइट्स एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स आर अरेंज्ड एज फंक्शनल सेट्स कॉल्ड फोटो सिस्टम्स। तो ये जो पिगमेंट है एक दूसरे के साथ में जैसे जुड़े रहते हैं, इस जुड़े हुए इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है फोटो सिस्टम्स। द नंबर ऑफ पिगमेंट्स मोलिक्यूल in a photosystems may vary in snaps about 200 molecules of chlorophyll second along with 50 carotene molecules are associated with the photosystem. All these pigments molecules can absorb light photons, but only those associated with the protein complex can transform light energy to chemical energy. This pigment protein complex is called photochemical reaction center, while all the other pigments molecules in a photosystem that capture the light energy and get excited are called light harvesting or एंटीना मोलिक्यूल्स। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसे मोलिक्यूल जो लाइट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको अट्रैक्ट करने के बाद में उसके अंदर होने वाली जो रिएक्शन है, जैसे पत्ते के अंदर होने वाली रिएक्शन है, उनको एक्साइट करता है, उन रिएक्शन को बड़ी तेज़ी से करने के लिए एक्साइट करता है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल है उनको बोलते हैं जैसे लाइट हार्वेस्टिंग, मतलब लाइट को अंदर एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है उसको लाइट हार्वेस्टिंग बोला जाता है। और या फिर इसका दूसरा नाम और होता है, इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स। एंटीना काम क्या होता है? एंटीना काम होता है एक तरह से जो राडार को एब्जॉर्ब करने का। तो यहाँ पर जो लाइट की जो वेव्स होती है, रेज होती है, उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है यहाँ पर। द लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड ट्रांसमिट इट टू द रिएक्शन सेंटर। तो इनको ये क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और ये जो सेल का जो सेंटर होता है वहाँ तक इस एनर्जी को पहुँचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि लाइट हार्वेस्टिंग क्या होती है। और यहाँ पर एक तरह से एनर्जी एंटीना भी, या एंटीना मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ऐसे मॉलिक्यूल ये सारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले ऐसे मॉलिक्यूल जो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद में क्लोरोप्लास्ट तक पहुँचाने का काम करते हैं, उनको हम एंटीना मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, या फिर ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है लाइट हार्वेस्टिंग, और ये जो प्रोसेस करने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको बोला जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात करते हैं दी ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट दी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक्टिंग एज एंटीना मॉलिक्यूल्स गेट एक्साइटेड एंड ट्रांसफर द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्साइटेड हो जाता है, रिएक्शन शुरू कर देता है, तो ये क्या करता है अपने आसपास के सभी मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्साइटेड करता है, मतलब उनको रिएक्शन शुरू करने के लिए एक तरह से चेतावनी दे देता है, या फिर एक तरह से उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है, जिससे पेड़ के अंदर जितने भी सारी यहाँ पर क्लोरोफिल हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे ही एक मॉलिक्यूल अपने आप एक पर जैसे ही लाइट पड़ती है, सारे के सारे पत्ते एक्टिवेट हो जाते हैं और एनर्जी बनाना शुरू कर देते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कंटिन्यू until light energy is received by chlorophyll molecule at the photochemical reaction center.
यहाँ पर लगातार फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर तक ये एनर्जी आती रहती है और ये एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एट दिस सेंटर ऑन becoming excited promotes an electron which reaches to a higher energy orbital, leaves the excited chlorophyll molecule and moves to a nearby electron acceptor। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, संदेश देने के लिए भेजते हैं और वहाँ पर दूसरे पड़ोस वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जिसको बोला जाता है एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या फिर एक्सेप्टर केमिकल। वो उसके संदेश को एक्सेप्ट करता है और वो तुरंत ही खुद भी एक्साइट हो जाता है रिएक्शन करने के लिए। और एक्साइट होने के बाद जैसे रिएक्शन शुरू होती है तो फिर वो अपने पड़ोस वाले जो मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पर एक्साइट करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से पेड़ के अंदर अगर एक जगह भी लाइट पड़ रही है तो पूरा पेड़ क्या करता है, वहाँ पर रिएक्शन करना शुरू कर देता है। जिससे क्या होता है, आपने देखा होगा जो पेड़ है उसके कुछ भागों में अगर सनलाइट सीधे गिर रही है और बाकी पत्तों पर नहीं गिर रही है तो भी पेड़ के सारे पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। अगर पेड़ के सारे पत्तों को हम ढक दें, वहाँ पर हम बिल्कुल भी सनलाइट नहीं गिरने दें तो पत्तों का कलर अपने आप बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की वजह से यहाँ पर एक पिगमेंट आता है ग्रीन कलर का, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल नाम दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम जो फोटो सिस्टम 1 और 2 इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।